नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं के विज्ञान पेपर यानी कि 21 मार्च को आयोजित होने वाले पेपर को लेकर के हम आज इस वीडियो में प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये प्रश्न आपको परीक्षा में बिल्कुल हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको है जो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके हैं जो 80 में से 80 नंबर हैं जो विज्ञान के पेपर में आप आसानी से हासिल कर सको। तो इसलिए है जो आप इस वीडियो को पूरा देख करके परीक्षा से पहले पूरा वीडियो देख करके आप परीक्षा में जाना, ताकि आपको है जो पूरे में से पूरा नंबर मिलने वाले हैं। और ये पेपर है जो आपको हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए है जो आप इस वीडियो को पूरा वीडियो को देख करके जाएं ताकि ये आपको काफ़ी बेनिफिट हो सके। तो इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि है उन्हें भी है जो फ़ायदा मिल सके। और अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं हमारे इस सपने वाले मॉडल पेपर की ओर जो आपको हूबहू परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। और आप अपने आसपास जितने भी साथी उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी है जो परीक्षा के समय आसानी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं सपने वाला मॉडल पेपर। तो अगर हम बात करें तो ये 80 नंबर का पेपर होने वाला है और 3 घंटे और 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। इसमें आपको ये क्वेश्चन है वो करने हैं। तो अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपको एक नीचे अभिक्रिया दी गई है PbO प्लस C 2Pb प्लस CO2, ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का संबंध के बारे में नीचे 4 कथन दिए, उन कथनों में से कौन से कथन है जो असत्य है उसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा है वो अपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। इसमें से आपको जो गलत ऑप्शन है उसको हटाना है। तो आपको गलत ऑप्शन कौन कौन से है वो है जो आपको हटाने हैं। तो अगर हम गलत ऑप्शन की बात करें तो इसमें है जो अगर हम गलत ऑप्शन की बात करें तो गलत ऑप्शन होने वाला है पहला ऑप्शन है कि लेड यानी शीशा है वो अपचयित हो रहा है, ये है जो असत्य कथन है। और अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो उपचयित हो रही है, ये ऑप्शन भी है जो गलत है। तो इस प्रकार आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। राइट आंसर रहने वाला है ए। इसका राइट आंसर है ए। राइट आंसर है ए, यानी कथन 1 और कथन 2 है जो असत्य है क्योंकि शीशा अपचयित नहीं हो रहा है और न ही कार्बन डाइऑक्साइड है वो उपचयित हो रही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इससे पेपर का फ़ायदा पहुंच सके। तो आप ये भी कार्य करें साथ में। अगला क्वेश्चन है कि अगले क्वेश्चन में एक है आपको है जो कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। यानी लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। यानी लोहे पर जो जंग लगता है उस जंग से बचाने के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो पहली विधि है ग्रीस विधि, पेंट लगाकर विधि, जिंक की परत चढ़ा करके। अगर हम लोहे पर ग्रीस कर देंगे तो भी है जो लोहा है वो जंग लगने से बच सकता है। और अगर हम बात करें उस पर पेंट लगाकर यानी उस पे है जो हम अगर पेंट कर दें तो भी है जो लोहा जंग लगने से है जो बच सकता है। और अगर हम बात करें जिंक की परत चढ़ा करके भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर रहने वाला है उपयुक्त सभी। यानी ये तीनों विधियां हैं जो इस विधियों से अगर हम लोहे पर प्रयोग करते हैं तो वो जंग लगने से
बच सकता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर रहने वाला है दे। ये तीनों विधि, ग्रीस विधि, पेंट लगाकर जिंक की परत चढ़ा करके हमें जो लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इसमें, यानी आपको इसका राइट आंसर देना है कि ये इससे किससे रिलेटेड है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें किस प्रकार का है जो आपको बॉन्ड है वो किस प्रकार का है। तो अगर हम बात करें तो इसका पहला ऑप्शन है ए सहसंयोजक आबंध है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन है 7 सहसंयोजक आबंध, और अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन है 8 सहसंयोजक बंध, और चौथा ऑप्शन है 9 सहसंयोजक बंध। तो इसमें कितने प्रकार के हैं जो सहसंयोजक है बंध है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, इसका राइट आंसर रहने वाला है 7 सहसंयोजक बंध है, 7 संयोजक बंध है। एथेन एक गैसीय हाइड्रोकार्बन है। एथेन है वो एक गैसीय हाइड्रोकार्बन है। इसमें 2 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु अणु होते हैं, यानी 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। एथेन को है जो ये एथेन का फॉर्मूला है C2H6 है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर रहने वाला है 7 सहसंयोजक आबंध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऊपर जो ये अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की है। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया। आपको बताना है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर है संयोजन अभिक्रिया है। ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, और इसमें है जो 2 या 2 से ज़्यादा यौगिक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। संयोजन में है जो 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर के एक नया है जो पदार्थ बनाते हैं। और अपघटन अभिक्रिया में एक पदार्थ है जो अपघटन अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है कि इसमें है जो 2 या 2 से ज़्यादा घटकों में टूट जाता है। विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है कि विस्थापन अभिक्रिया में एक परमाणु या आयन दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो इसका है जो राइट आंसर रहने वाला है, हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है विस्थापन अभिक्रिया। ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर रहने वाला है दे। इसका राइट आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई विलेन है अंडे के पीछे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं। इस विलेन का नाम बताइए। आपको उस विलेन का नाम बताना है जो एक अंडे के पीछे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं। तो इस प्रकार का कौन सा विलेन है उसका आपको नाम है जो बताना है। ऑप्शन दिए NaCl, HCl, LiCl और KCl। तो आपको है जो वो बताना है कि ये कौन सी है जो विलेन होने वाले। तो इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है HCl है, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है HCl है जी, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका मतलब है, यानी खाना बनाते वक्त बर्तन की जो बाहरी तली है वो ब्लैक हो रही तो इसका क्या मतलब है। भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, ईंधन आर्द्र है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। और एक बार आप सभी से निवेदन है कि सेशन को शेयर कर दें ताकि अन्य अभ्यर्थियों को भी इस सेशन का फ़ायदा मिल सके और वो भी अपने नंबर है जो बढ़ा सकें। तो आप उनका भी सहयोग करें और खुद भी है जो पूरे वीडियो को
देखें। तो हम इस आंसर की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कि ईंधन है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है। जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है तो वो बर्तन को है जो काला कर देता है। तो इसका राइट आंसर है ईंधन है जो पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पाता है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ईंधन है वो पूरी तरह से नहीं जल पाता है, और जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है तो काल की जैसी लपेटें निकलती, यानी काली जैसी काली काली लपेटें निकलती। इन लपेटों की वजह से है जो बर्तन का तल है वो काला हो जाता है। जब ईंधन उचित रूप से नहीं जलता है तो यह अधूरा जलता हुआ धुआं या काला धुआं बनाता है। यह धुआं बर्तन की निचली परत या निचली सतह पर जमा हो जाता है। अगर गैस के चूल्हे पर खाना बनाते समय बर्तन का तला बाहर से काला पड़ने लगे तो इस समझिए कि गैस बर्नर में कुछ से गड़बड़ी है। जब आप खाना बना रहे हो या कोई भी पकवान बना रहे हो उस वक्त अगर बर्तन है आपका काला हो रहा है तो आप समझ इसका राइट आंसर रहने वाला ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पादप में जो जाइलम होता है वो उत्तरदायी है। जाइलम का क्या कार्य है? तो जाइलम का कार्य है जल का वहन करना, यानी पौधों में जल का वहन करने का काम है वो जाइलम द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो जाइलम है जो पादपों में क्या जल का वहन करता है। तो इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कि जल का वहन। जाइलम का कार्य है जल का वहन करना। तो इसका राइट आंसर है जल का वहन करना। और अगर हम बात करें पौधों में भोजन का परिवहन है वो फ्लोएम का कार्य है। भोजन का जो कार्य करता है, परिवहन का कार्य करता है वो फ्लोएम करता है, और जल के परिवहन का कार्य है वो जाइलम के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है जल का वहन जाइलम द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन सा है वो पादप हार्मोन है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है वो पादप हार्मोन है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है थायरोक्सिन, तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, और चौथा ऑप्शन है साइटोकाइनिन। तो आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है इसका राइट आंसर रहने वाला है। साइटोकाइनिन है जो राइट आंसर है। और साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जो पौधों के विकास और कोशिका विभाजन को प्रभावित करता है। पौधों के विकास और है जो कोशिका विभाजन है उसको प्रभावित करता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जड़ों में संश्लेषित होता है और आमतौर पर एडिनिन से प्राप्त होते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है, इसके बारे में भी आप है थोड़ा बहुत और डिटेल से देख लेना, परंतु इस क्वेश्चन का है जो राइट आंसर रहने वाला है साइटोकाइनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? यानी सीधी रेखा एक सीध में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो उत्तरदायी है? आपको इसमें से आपको राइट आंसर बताना। इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो अगर हम बात करें तो सेरिबेलम है, सेरिबेलम अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें तो सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क है वो सीधी रेखा में चलने के लिए मतलब जिम्मेदार होता है। इसका राइट आंसर रहने वाला है अनुमस्तिष्क। इसका राइट आंसर है अनुमस्तिष्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अमीबा में जनन की विधि है। अमीबा है उसमें जनन की किस प्रकार की विधि है? पहला ऑप्शन है द्विखंडन, दूसरा ऑप्शन है बहुखंडन, तीसरा ऑप्शन है पुनरुद्भवन, और चौथा ऑप्शन है मुकुलन। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ये है जो द्विखंडन विधि है। द्विखंडन बोलो या बाइनरी फिजन बोलो, एक ही बात। इंग्लिश में है तो बाइनरी फिजन और नहीं तो हिंदी में द्विखंडन। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है द्विखंडन।
अगर हम द्विखंडन की बात करें तो इसमें अमीबा की कोशिका दो समान भागों में बंट जाती है और इस प्रक्रिया में अमीबा पहले अपने आनुवंशिक सामग्री की प्रतिलिपि बनाती है। इसके बाद है जो साइटोकाइन की प्रक्रिया द्वारा शरीर दो भागों में बंट जाता है। इस तरह है जो दो नए अमीबा बनते हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है द्विखंडन विधि के द्वारा जो अमीबा अपना जनन है जो वो आगे बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक कौन से हैं? आनुवांशिकता के जनक है वो कौन है? ये क्वेश्चन है आपको 100% है जो आपको देखने को मिलने वाला है। वैसे तो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, फिर भी अगर हम वेरी इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो ये सबसे वेरी इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। इसमें आपको बताना है कि आनुवांशिकता के जनक कौन है। तो आनुवांशिकता के जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल है जो आनुवांशिकता के जनक कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में तो इसका जन्म है वो 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के सिलेसियन भाग में हुआ था। ये भी आपको थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल है जो साथ में पढ़ के जाना है ताकि और बेनिफिट हो सके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जैविक घटक है, इनमें से कौन सा है जो एक जैविक घटक है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है पादप। पादप है वो एक प्रकार का जैविक घटक है। इसका राइट आंसर है जैविक घटक। अगला क्वेश्चन है, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो अगर हम बात करें कि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो इसके बारे में हम बात करें तो पहला ऑप्शन है 1.5, दूसरा ऑप्शन है 1.31 और तीसरा ऑप्शन है 1.33 और चौथा ऑप्शन है 2.42। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 1.33। 1.33 है वो राइट इसका आंसर रहने वाला है। इसका राइट आंसर रहने वाला 1.33। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो 1.33 रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक सूर्य अस्त व आभासी सूर्य अस्त के मध्य समय का अंतर लगभग होता है। जो वास्तविक सूर्य अस्त होता है और जो आभासी सूर्य अस्त होता है उसके मध्य जो समय का अंतराल है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 2 मिनट। 2 मिनट है वो अंतराल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट की जनित्र से जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि बल्ब की शक्ति है वो कितनी होती है। अगर हम शक्ति के निकालने के अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो आपको है जो इसका राइट आंसर मिलने वाला है 110 वाट। 110 वाट है जो शक्ति रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, यानी कोई भी चालक है उसका प्रतिरोध का मान है वो किस पर निर्भर करता है? अगर इसकी हम बात करें तो पहला ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है उपयुक्त सभी, यानी ये सभी हैं जो इस पर प्रतिरोध का मान है इन पर निर्भर करता है। यानी चालक की लंबाई भी होनी चाहिए और उसका जो एरिया भी है और उसका जो नेचर प्रकृति है वो भी है जो इस पर इस प्रकार इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? जब शॉर्ट सर्किट होता है तब है जो विद्युत की धारा है जो परिपथ है उसमें विद्युत परिपथ की धारा में क्या परिवर्तन होता है? तो इससे क्या होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी जो शॉर्ट सर्किट के समय है जो प्रतिरोध बहुत है धारा का मान है वो क्या होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है द। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के परस्पर होता है। तो चुंबक होते हैं उसके सजातीय ध्रुवों पर परस्पर होता है। तो चुंबक के सजातीय ध्रुवों पर है जो परस्पर प्रतिकर्षण होता है। यानी प्रतिकर्षण चुंबक के मूलभूत नियमों में से एक नियम है कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी जो समान ध्रुव है वो एक दूसरे पर प्रतिकर्षित करते हैं।
तो इस प्रकार इसका राइट आंसर रहने वाला है वह प्रतिकर्षण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने सभी साथियों को इससे सेशन से लाभान्वित करवा दीजिए ताकि उनके भी ये जो नंबर है वो इंक्रीज हो सकें। अब आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आगे है जो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें है जो साग सब्जी है, वनस्पति है, वो विघटित होकर के कंपोस्ट बन जाती, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है ये भी आप देख के जाना। आप ये जो भी अभिक्रिया है इनको भी आप देख करके जाना। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि खाली जगह तथा खाली जगह मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो इसमें आता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है मस्तिष्क और है जो मस्तिष्क और दूसरी जो खाली जगह इसमें लिखना है रीढ़ की हड्डी मिलकर के, रीढ़ की जो हड्डी है वो मिलकर के है जो क्या बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो इस प्रकार है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी है जो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरण से सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसमें आपको खाली जगह भरना है कि ओजोन है जो किस प्रकार से हमारी सुरक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी है जो रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है पराबैंगनी किरणें है वो उससे है जो क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला पराबैंगनी किरणें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट का मान होता है, 1 किलोवाट हॉर्स का मान होता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि 1 किलोवाट हॉर्स का मान कितना रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो आपको जूल में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो राइट आंसर रहने वाला है 3.6 इंटू 106 जूल होता है। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को कहते हैं, यानी पास जो फैली हुई है उसको अनेक क्या कहते हैं। तो ये भी आप है जो देख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब ये खाली जगह वाले ये इतने ही है। अब है आगे अति लघुरात्मक प्रश्न, यानी अति लघुरात्मक प्रश्न है, ये आपको करना है। इसमें है जो समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, यानी समजातीय श्रेणी है वो किसे कहते हैं, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो इसका आपको लिखना है कि कार्बनिक यौगिक का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक में एक समान क्रियाशील समूह होते हैं उसे सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहते हैं। और आगे क्वेश्चन है कि तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ है उसे नाइट्रोजन से प्रभावित है क्यों, उसे प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। यह इन खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन से बचाता है और खराब होने से बचाता है, यानी इनको खराब होने से बचाने के लिए है जो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार है जो आप इसका आंसर लिख देना। अब आगे हम बात करें कि एक ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, वही जब वह एक ताज़ा दूध होता है उसका पीएच जो मान होता है वो 6 होता है।
जब दही बन जाने पर इसका पीएच मान है कितना होगा, यानी दही बनने के बाद इसका पीएच मान है वो कितना रहने वाला है। तो इसका पीएच मान है 4.6 पीएच मान है रहने वाला है। यानी दूध का पीएच मान 6 होता है और दही का पीएच मान होता है 4.6। इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करें। ये भी आप बुक में है, जो इसका उत्तर है वो देख करके जाना। अगला क्वेश्चन है कि अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र का नाम बताइए। यानी जो रक्त दाब है उसको मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा है जो यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो वो यंत्र है स्पेग्मो, यानी स्पेग्मो मैनोमीटर। स्पेग्मो मैनोमीटर है या रक्तचापी मापी है, वो है जो प्रयोग में लाया जाता है। स्पेग्मो मैनोमीटर आपको लिखना है, स्पेग्मो मैनोमीटर। स्पेग्मो मैनोमीटर यंत्र होता है, इससे है जो ब्लड प्रेशर है मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव तंत्रिका तंत्र सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी जो संरचनात्मक इकाई होती है उसका क्या नाम है, ये भी आप है जो देख के जाना। अब आगे हम बात करें तो जीन किसे कहते हैं। जीन होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं। तो हम जीन के बारे में बात करें तो जीन एक डीएनए का एक खंड है जिसमें किसी विशिष्ट गुण या विशेष के बारे में जानकारी होती है। जीन आनुवंशिकता की मूल इकाई और माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ये भी आप देख करके जाना। और आगे बात करें कि लेंस क्षमता का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो इसका एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर है जो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो इस प्रकार ये आप है जो वो देख के जाना। आगे जो क्वेश्चन है वो भी आए हैं जो आप देख के चले जाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है सभी, जो एक बार है तो आप अपने बुक में से इनके उत्तर है वो सभी है जो इनके उत्तर वो देख करके जाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर 80 में से 80 नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा देख करके और जो है बाकी जो उत्तर है इनके भी आप एक बार है जो अपने बुक में देख लेना, क्योंकि यहाँ इतने सभी प्रश्नों के उत्तर करवाना संभव नहीं है। तो एक बार है जो आप इनको भी नज़रों में से निकाल लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है, ये भी आप देख के जाना। ऋतु स्त्राव किसे कहते हैं ये भी देख के जाना। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ, ये भी आप एक बार है जो नज़रों में से निकाल के जाना। फ्लेमिंगो का बाएं हाथ का नियम लिखिए, ये भी है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार है आप सभी इन्हीं क्वेश्चनों को है जो देख करके जाना, ताकि है जो आपके 80 में से 80 नंबर आ सकें। हाइड्रा में मुकुलन समझाइए। एक कोशिका जीवों में पाई जाने वाली प्रजनन विधियाँ बताइए। तो ये सभी आप बहुपोषी व विषम पोषी में अंतर, इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर है वो आप एक बार है जो देख करके जाना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आगे भी आप इस प्रकार जो मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। अमावस्या में उत्सर्जित अम्ल का नाम व कार्य बताइए।